इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना आसान नहीं होता, और एक पुलिस वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इन बातों पर यकीन हो ही जाता है। मेरा नाम रजनीश मीणा है और वर्तमान में मैं अजमेर में राजस्थान पुलिस के एसआई पोस्ट पर हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। तब मैं नया नया नौकरी पर लगा था। मेरी पोस्टिंग कोटा के ही चावड़ कस्बे में हुई थी। पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, तो थोड़ा इलाका जंगल जैसा था, पर मैं यहाँ खुश था क्योंकि प्रकृति की सुंदरता जंगल में ही देखने को मिल सकती है। उस दिन मैं ड्यूटी से आकर अपने किराए के घर में आराम कर रहा था। अभी घर आए मुझे कुछ समय ही हुआ था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो रजनीश सर। हाँ विनीत, बोलो। रजनीश सर, आप जल्दी से सरकारी अस्पताल वाले रास्ते पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सर, किशन सिंह की लाश गायब हो गई है। गायब हो गई है? पर कैसे? सर, मैं लाश लेकर अस्पताल ही जा रहा था, तभी गाड़ी में कुछ हलचल सी हुई, तो मैंने गाड़ी रोक कर उतर कर देखा, तो पाया कि गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और लाश गायब थी। तुमने आसपास का जंगल चेक किया? कोई जंगली जानवर ले गया होगा। नहीं सर, जंगली जानवर नहीं, वो लाश खुद चलकर गायब हुई है। विनीत, तुम नशे में हो क्या? पता भी है क्या बक रहे हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ। इंसानी पैरों के निशान गाड़ी से जंगल की तरफ जाते हुए देखे हैं मैंने। आप जल्दी आ जाइए बस। हेलो हेलो विनीत। सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट गया था। मैं तुरंत अपनी जीप में बैठकर विनीत के पास पहुंच गया। बारिश होने की वजह से वो पैरों के निशान अब गायब हो गए थे, पर विनीत अपनी बातों पर अड़ा हुआ था कि वो लाश खुद चलकर गायब हुई है। तभी हमारे वायरलेस पर कॉल आई और उस कॉल में बताया गया कि शहर के बिजनेसमैन संदीप सेठी के यहाँ कोई वारदात हुई है, तो वहाँ जाना था। मैंने विनीत को वहीं रहकर लाश ढूंढने को कहा और खुद संदीप जी के बंगले की तरफ चल दिया। संदीप जी को अभी यहाँ आए हुए 2 साल ही हुए थे। वो कोटा में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। संदीप जी के घर पर उनकी पत्नी रिधिमा और बेटा ऋषभ रहता था, और उनका एक नौकर भी था, किशन सिंह, वो भी उन्हीं के साथ रहता था। असल में किशन सिंह उनके पिताजी के यहाँ भी नौकरी करता था। संदीप के पिताजी के गुजर जाने के बाद सारा कारोबार संदीप ही संभाल रहा था, तो किशन सिंह अब उसकी नौकरी कर रहा था। बरसात तेज हो जाने की वजह से मैं बीच रास्ते में एक जगह रुक गया था। तभी मुझे ध्यान आया, ये जगह वही है जहां हमें किशन सिंह की लाश पड़ी मिली थी। थोड़ी बरसात कम होते ही मैं संदीप के घर की तरफ चल दिया। बंगले से लगभग 50 मीटर की दूरी पर मैंने जीप रोक दी। आगे का रास्ता कच्चा होने की वजह से और बारिश की वजह से यहाँ काफ़ी कीचड़ हो गई थी। इस वजह से मैं पैदल ही आगे बढ़ गया। जब मैं बंगले के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि बंगले का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था और किसी के पैरों के निशान बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए बने हुए थे। मैं जब दरवाजे के पास पहुँचा तो लगा जैसे बंगले में कोई नहीं है, पर जैसे ही अंदर पहुँचा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मैंने जो देखा उससे मैं बेहद घबरा गया था। संदीप की पत्नी रिधिमा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारा खून था। मैं जब उसकी लाश के पास गया तो देखा उसके सर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सर को किसी ने हथौड़े से कुचल दिया हो।
तभी मुझे एक आहट सी सुनाई दी। मैंने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली और दबे पांव अंदर बढ़ने लगा। अंदर के कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि संदीप की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। उसके सर को भी किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बहुत बेदर्दी से मारा था दोनों को। मेरा पुलिस का कैरियर अभी शुरू ही हुआ था और ऐसी कोई भयानक घटना मेरे कैरियर में ना ही मेरी ज़िंदगी में कभी घटित हुई थी। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। इतना भयानक दृश्य देखकर मैं घबरा गया था। मुझे चक्कर से आने लगे, पर मैंने खुद को संभाला और खुद को याद दिलाया कि मैं पुलिस में हूँ और इस तरह घबरा नहीं सकता। अब मैं संदीप के बेटे यानी ऋषभ को ढूंढ रहा था। मैं दबे पांव दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। मैं वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि किसी ने मेरे सर पर किसी चीज से जोरदार वार किया। मैं सर पकड़कर नीचे गिरने लगा। मुझे बेहोशी सी आने लगी थी, पर बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि सामने किशन सिंह खड़ा था। वो कुछ बोल रहा था, पर वो आवाज़ उसकी नहीं थी, वो किसी औरत की आवाज़ थी। मैं अच्छे से सुन नहीं पाया और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में बेड पर था। विनीत मेरे पास ही खड़ा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और घबराते हुए बोलने लगा, किशन सिंह था वहाँ, उसने ही उन दोनों को मारा है, वो जिंदा है। विनीत ने मुझे शांत कराया और फिर मैंने उसको पूरी बात बताई। मैं याद करने लगा कि उस समय किशन सिंह क्या कह रहा था। अच्छे से तो मुझे याद नहीं आया, पर बस वो कह रहा था उसके घर को तोड़ने की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, वो उस बच्चे को ले जाएगा। मैंने विनीत से कहा, हमें अभी निकलना होगा। विनीत ने मुझे काफ़ी समझाया कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, पर मैं नहीं रुका। मेरी जीप कांस्टेबल हॉस्पिटल तक ले आया था, तो मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया और निकल पड़ा। जाते जाते मैंने विनीत को वो लाश ढूंढने को कहा था। बारिश अभी भी हुए जा रही थी। मैं बस कैसे भी करके संदीप के बेटे ऋषभ को बचाना चाहता था। ऋषभ बहुत मासूम 10 साल का बच्चा था। बार बार ऋषभ का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैं गाड़ी तेज चलाते हुए जल्दी ही वापस संदीप के उसी बंगले के पास पहुंच गया। मैं अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने दीवार के पास किसी को देखा। मैंने उसको रोकना चाहा, पर वो आदमी मुझे देखकर भागने लगा। तो मैंने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसकी तरफ फायर किया। गोली उसको नहीं लगी, पर वो डर से रुक गया था। मैं उस आदमी के पास गया तो वो आदमी मेरे कदमों में गिर गया और खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगा। मैंने उससे पूछा कि वो भाग क्यों रहा था, तो वो बताने लगा। उसने बताया कि वो किशन सिंह का ही बेटा है और यहाँ ऋषभ को ढूंढने आया था, क्योंकि ऋषभ की जान को खतरा है। उस आदमी ने जो आगे बताया वो सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। उसने आगे कहा, संदीप साहब अपनी फैक्ट्री के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे। गांव के बाहर ही एक ज़मीन है और उस पर एक घर बना हुआ है। आज से 25 साल पहले उस घर में आग लगी थी, जिसमें एक औरत और उसका 9 साल का बच्चा जलकर मर गया था। कहते हैं वो आग उसके किसी रिश्तेदार ने ही लगाई थी। संदीप सेठ को हमने मना किया था उस ज़मीन को ना ले, क्योंकि वो घर और वो ज़मीन श्रापित है और जो भी उस घर में जाता है वो घर का श्राप उसको लग जाता है और जिसको वो श्राप लगता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और आखिर में वो मर ही जाता है। उस आदमी ने अपना नाम राकेश बताया था और बताया था कि वो उस किशन सिंह का ही बेटा है। उस आदमी ने आगे कहा, संदीप जी तो घर लेना ही नहीं, उसको तोड़ना ही चाहते थे। हमारे काफ़ी समझाने के बाद भी संदीप जी नहीं माने। उस दिन वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस घर को और ज़मीन को देखने गए थे। मेरे पिताजी किशन सिंह भी उनके साथ थे। उस घर के पास जाते ही ऋषभ बार बार कहने लगा कि उसने एक औरत को देखा था और वो बहुत बुरी है, पर संदीप सेठ को तो बस वो ज़मीन चाहिए थी, तो उन्होंने सौदा कर लिया। किशन सिंह ही घर के बड़े बुजुर्ग थे, तो मुहूर्त के समय उन्हीं से उस ज़मीन पर पहली चोट कराई गई। मेरे पिताजी ने जैसे ही फावड़े से उस ज़मीन पर चोट की तो उनको एक बिजली का झटका लगा था
और वो दूर जाकर गिरे थे। इसके बाद हम वापस बंगले पर आ गए थे, पर पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो रात को सोते नहीं थे और 3 दिन बाद ही उनकी लाश सड़क पर मिली थी, जिसको आप लोगों ने ही उठाया था। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कहने लगा कि कहानी अच्छी है, पर उसको बताना होगा कि ऋषभ कहाँ है। राकेश फिर कहने लगा, साहब, आपने ही तो पिताजी की लाश उठाई थी। याद करिए जरा, उनकी लाश इस तरह इस हाल में मिली थी। मैं याद करने लगा। किशन सिंह जब हमको मरा हुआ मिला था, तब उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी और शरीर में तो मानो खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। किशन सिंह के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए थे। उसकी पूरी बात सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास होने लगा था। इसके बाद मैंने राकेश को साथ में उस बंगले के अंदर चलने को कहा। बारिश भी लगभग रुक ही गई थी, पर रह रहकर बिजली के कड़कने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों बंगले के अंदर चल दिए। अंदर फर्श पर सूखा हुआ खून अब भी था और लाश की जगह मार्किंग की हुई थी। अंदर हम दोनों ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि जाने आगे हमारा सामना किससे और किस तरह हो जाए। मैंने अपनी पिस्टल हाथ में पकड़ रखी थी और राकेश मेरे पीछे ही आ रहा था। हम सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे की तरफ पहुंच गए। कमरे में चेक करने के बाद हम बाहर निकले ही थे कि हमें कोई इंसान सीढ़ियों पर दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, किशन सिंह ही था। वो अजीब तरह से रो रहा था और वो रोने की आवाज़ उसकी नहीं थी, किसी औरत की थी। इसके बाद वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको रुक जाने को कहा, पर वो नहीं रुक रहा था। किशन सिंह हमारे काफ़ी करीब आ चुका था। उसके अंदर से किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें सफ़ेद थी। मैं अपनी पिस्टल से उसकी तरफ फायर करने लगा। गोलियां उसके शरीर को छलनी तो कर रही थी, पर मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वो हमारे करीब आ गया और उसने राकेश का गला पकड़ लिया और उसको हवा में उठा दिया। किशन सिंह के शरीर में से ऐसी बदबू आ रही थी मानो जैसे कोई मरा हुआ जानवर हमारे पास हो। किशन सिंह बहुत ही भयानक आवाज में बोला, तू भी था ना वहाँ? तुम लोग मेरे घर को तोड़ना चाहते थे। किसी को नहीं छोड़ूंगी और उस बच्चे को तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तू भी मरेगा। तभी किसी ने पीछे से किशन सिंह पर फायर किया। ये और कोई नहीं, विनीत था। किशन सिंह ने बिना अपना शरीर घुमाए अपनी गर्दन बिल्कुल पीछे विनीत की तरफ मोड़ दी और उसी भयानक आवाज में चीखते हुए विनीत की तरफ बढ़ने लगा और विनीत के पास जाकर उसको उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नज़र बगल में ही जो मंदिर बना हुआ था उसके दरवाजे पर पड़ी। मुझे लगा कोई मंदिर के अंदर है। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं उस ताले को अपनी पिस्टल की चोट से ही तोड़ने लगा। अंदर दरवाजा खोलकर जब मैंने देखा तो पाया कि अंदर और कोई नहीं, ऋषभ था। ऋषभ ने पास ही रखी एक भभूत और त्रिशूल की तरफ इशारा किया। मुझे जाने क्या सूझा, मैंने वो भभूत और त्रिशूल लिए और उस लाश यानी किशन सिंह की तरफ बढ़ने लगा। नीचे राकेश किशन सिंह के चंगुल से विनीत को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर छुड़ा नहीं पा रहा था। विनीत जमीन पर पड़ा हुआ था और वो लाश उसके सीने पर बैठकर विनीत के सर को जमीन पर मारे जा रही थी। विनीत के सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। मैं अब उस लाश के करीब था। बिना देरी किए मैंने वो त्रिशूल उस लाश की पीठ में घुसा दिया। त्रिशूल के घुसते ही किशन सिंह तड़पने लगा और उसके अंदर वो औरत की आत्मा थी, वो अब चीखने चिल्लाने लगी थी। इसके बाद मैंने जो मेरे हाथ में भभूत थी उस लाश के ऊपर फेंक दी। थोड़ी ही देर में वो लाश बेजान होकर वहां गिर पड़ी। इस घटना के कुछ समय बाद ही मेरा तबादला अजमेर हो गया था। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन करी कि संदीप और उसकी पत्नी को किसने मारा, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ, पर किशन सिंह की लाश उनको मिल गई थी, पर वो लाश वहाँ कैसे आई ये भी किसी को समझ नहीं आया। पर ये राज हम तीनों को पता था और हम तीनों ने भी
किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमें पता था कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। ऋषभ ने बताया कि जिस दिन उसके माता पिता की मौत हुई उस दिन वो घर में ही था। उस दिन उसकी माँ घर के आंगन में ही थी और तभी वो लाश यानी किशन सिंह वहां आ गया था और उसने उसकी माँ के सर को एक पत्थर से कुचल दिया था। ये देखकर वो बहुत डर गया था, इसलिए ही मंदिर में जाकर छुप गया था। उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी जिंदा हैं या नहीं, पर बस वो उस मंदिर में ही जाकर छुप गया था। वो श्रापित घर आज भी वहीं है और शायद अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।